प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो तो है कि फार्म्स कोऑपरेटिव बने। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मशीनरी और टेक्नोलॉजी से इतना ताल्लुक नहीं है जितना उसका ताल्लुक माइंडसेट से। तो जो स्मॉल होल्डर फार्मर है, मेरी राय में उसको ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं लगाने चाहिए, और साइंसी तरीक़ाकार जो उसकी एडॉप्शन बढ़ती चली जाती है उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि पैदावार या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान उल हक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है ट्रेडिशन टू मॉडर्न फार्मिंग, यानी रिवायती से जदीद ज़राअत। अगर 100 साल पीछे जाएं तो बहुत सारा काम ज़राअत में मैनुअल होता था, यानी कि हाथ के ज़रिए होता था, बैलगाड़ियों के ज़रिए होता था। ज़रा सा आगे तरक्की हुई तो ट्रैक्टर ने बहुत हद तक काम आसान किया, और फिर कंबाइन हार्वेस्टर, जदीद किस्म की मशीनों ने काम मज़ीद आसान कर दिया। और आज हमारे पास हवा में ड्रोन्स लहरा रहे होते हैं, जो कि एक ज़माने में साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आज एक हकीकत है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है अहमद उमैर साहब को, जो कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों से ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है पाकिस्तान में। उमैर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फरहान मुझे बुलाने का। सो उमैर भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक लेमैन के लिए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मैं एक एडिशन लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं जो कि शायद इन दोनों के फ़र्क को वाज़े कर सके, तो वो है साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड एक ऐसी तहरीक थी जो कई सौ साल पहले शुरू हुई, जिसमें ये बात की गई कि जो भी कॉज और इफ़ेक्ट है उसका रिलेशनशिप इंसान अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकता है। अगर मैं ज़राअत में बात करूं कि अगर आप बीज एक ख़ास तादाद के ऊपर लगाते हैं तो उसका यील्ड पे क्या इम्पैक्ट आता है, आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। आप अगर उसको मशीनरी के ज़रिए हार्वेस्ट करते हैं तो आप उसका रिज़ल्ट देखते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप अपने फ़ैसले मुस्तकबिल में करते हैं। मॉडर्न का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि आप जदीद साइंसी तहकीक जो आपको कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रही है, जो उस रास्ते पे चलेगा, चाहे वो मशीनों का इस्तेमाल कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको हम मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी जैसे कि बात हो रही थी कि जी 100 साल पहले तो सारा काम मैनुअल होता था, फिर मशीनें आई, हार्वेस्टर्स आए और जिद्दत आती गई। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस शिफ्ट को ड्राइव किया कि आज हमें हवा में ड्रोन उड़ते नज़र आते हैं? देखिए, जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की, वो बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसने जब भी ये महसूस किया जाता है कि किसी नई तहकीक के नतीजे में कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और उसका एक इकोनॉमिक केस बनता है, तो आप देखेंगे कि उसकी पेनिट्रेशन, उस टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। लेबर किसी ज़माने में यूज़ की जाती थी, दरांती के ज़रिए गंदम काटी जाती थी। फिर जब ये देखा गया कि मशीनरी का इस्तेमाल के ज़रिए वेस्टेज कम होती है, गंदम जो है वो ज़्यादा उसकी पैदावार बढ़ जाती है, वेस्टेज कम होती है, और उसकी कॉस्ट जब कंपेटिटिव हो गई, तो आपने देखा कि वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ गई, जो एक कंपोनेंट है मॉडर्न एग्रीकल्चर का। इसी तरह जो एक बुनियादी इसके अंदर चीज़ होती है वो है डेटा का इस्तेमाल, कि आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कितना पता है कि आपको पानी कितना लगाना है, आपको खाद कितनी लगानी है, और वो आपने अंदाज़ों से नहीं किया। जो काश्तकार अपने अंदाज़े से ये काम करते हैं, वो उनको मैं कहूँगा कि वो ट्रेडिशनल है। और जो लोग उसके पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि यार ये चीज़ के इस्तेमाल से मेरी पैदावार पे क्या फ़र्क पड़ा, तो वो साइंसी तरीक़ाकार है। और साइंसी तरीक़ाकार जो उसकी एडॉप्शन बढ़ती चली जाती है, उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि पैदावार या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान के अंदर, 2 तरह के सवालात यहाँ से निकल रहे हैं मेरे सवाल से। वो एक तो ये कि कौन कौन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। दूसरा ये कि चैलेंजेस क्या हैं। जैसे ड्रोन्स में बड़ा एक क्लियर चैलेंज देखते हैं, डिमांड सप्लाई का गैप है पाकिस्तान में, इतनी ड्रोन्स हैं नहीं जितनी की डिमांड है। और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो है ना, वो मशीनरी में नहीं है। हमें किसी सूरत में भी ये इक्वेट नहीं करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंसी ज़राअत जो है वो बराबर है कि आपने मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। देखिए, मशीन उस वक़्त तक आपके काम आएगी जब तक आपके पास वो स्किल सेट है,
जिसके ज़रिए आप उसका इस्तेमाल अच्छा करना जानते हैं। अगर आपके पास वो सलाहियत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस मशीन को किस तरह मसलन आप हार्वेस्टर की मिसाल ले लें। अब हार्वेस्टर ने तो आपको नहीं बताना कि फसल जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से पकी नहीं है। हो सकता है आपने 5 या 10 दिन पहले उसकी पकाई से पहले उसका इस्तेमाल कर लिया, तो उसमें तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मशीनों का इस्तेमाल, चाहे वो ड्रोन हो, हार्वेस्टर हो, प्लांटर्स हों, इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर्स हों, पिवट सिस्टम हो, ये सब सिर्फ उस वक़्त तक आपको फ़ायदा देंगे जब तक उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार और बेस्ट पॉसिबल टाइम और उसके यूज़ की बेस्ट टेक्निक के बारे में किसान को के पास वो स्किल होगी। अगर नहीं होगी तो वो मशीन आपके किसी काम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी की बात हुई, अब यहीं से ज़रा एक और सवाल आता है कि जी डिजिटल एंड डेटा की बहुत बात होती है। क्या रोल है डिजिटल और डेटा का कि जिसमें हम कह सकें कि जी डिजिटल और डेटा के इस्तेमाल से मॉडर्न फार्मिंग में ये फ़ायदा हुआ? कुछ एग्जांपल्स अगर आप शेयर कर। देखिए, मैंने बहुत सारे काश्तकारों के साथ ये चीज़ एक काम करके देखी है। एक बेसिकली जो हमारे यहाँ बड़े बेसिक लेवल पे भी कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि ज़मीन की सही पैमाइश नहीं की गई होती। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि उनके पास 6 एकड़ ज़मीन है या 7 एकड़ ज़मीन है, बट आप उसकी जब पैमाइश करते हैं तो उसके अंदर 10 से 15% का फ़र्क निकलना आम होता है। अच्छा, अब जो बहुत सारी इनपुट डलनी होती है, ज़ाहिर है वो एरिया के हिसाब से होती है, तो आप अगर 10 या 15% अपनी एरिया की मार्किंग में ही गलत हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी तो वहाँ से ऑफ हो जाएगी। अब ज़मीन अगर आपकी ज़्यादा थी, आपका ख्याल है कम है, या वाइस वर्सा, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का असूल है वो वायलेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि डेटा और इन चीज़ों के इस्तेमाल से और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पहली चीज़ ज़मीन की मेजरमेंट के ऊपर लोगों को, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है उसको देखने में। एक दूसरे स्पेक्ट्रम के ऊपर जहाँ पर मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं वो है पानी का इस्तेमाल। अब दुनिया में जो इरिगेशन है उसकी रिक्वायरमेंट IoTs, ये जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स या प्रोब्स के ज़रिए करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर हमने किसी इंसान का बुखार मैयर करना हो तो हम ये देखते हैं कि थर्मामीटर लगा के देखें, चाहे आप डॉक्टर कितना भी तजर्बाकार हो, वो बग़ैर मरीज़ का टेम्परेचर चेक किए कभी भी दवाई नहीं देता। लेकिन आप देखें कि आज भी पाकिस्तान में जो इरिगेशन का फ़ैसला है वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हो रहा, जबकि ऐसे टूल्स दुनिया में आ चुके हैं जो आपको साइंसी बुनियाद पर ये बताते हैं कि ज़मीन को इस वक्त इरिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब एक तरफ हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान बहुत बड़ा वाटर स्केर्स कंट्री हो गया है, क्लाइमेट ने हमारे लिए बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं, बहुत लंबे लंबे हमारे पास ड्राई स्पेल्स आते हैं। लेकिन आप किसी भी एक एवरेज काश्तकार से जाके पूछें कि यार, आप मिसाल के तौर पर आप पूछते हैं कि जी आपके ख्याल में आपने गन्ने की फसल लगाई हुई है, कितने पानी देते हैं आपको, तो वो आपको कहेगा जी कभी 12, कभी 14, कभी 16। अब आप हैरान होंगे कि देखें ये कोई मेजर तो नहीं है। ऐसे ही इरिगेशन जो है वो तो आपको एक बूंद बूंद के ऊपर केयरफुल होना चाहिए, कब देनी है, क्यों देनी है। और हमारा तो सब, एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत वाटर स्केर्स कंट्री हैं, दूसरी तरफ हालात ये हैं कि हम पानी को मिलियन लीटर्स या गैलन्स में मेजर करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी किसान से पूछ लें कि 1 एकड़ को जब आप पानी लगाते हैं तो आपके ख्याल में कितने लीटर्स पानी लगता है, कितने लाख लीटर लगता है। मेजॉरिटी को, तकरीबन सबको ही नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, कितना पानी लगता है। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा कि अगर एक छोटा फार्मर है और वो अडॉप्ट करना चाहता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, तो उसको क्या चैलेंजेस दरपेश पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली? देखिए, दुनिया में ये एक एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि आइडियल फार्म साइज़ क्या होता है। तो आप खुद सोचें कि अगर ज़मीन एक ख़ास साइज़ से छोटी होती चली जाएगी तो फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है या उससे पैदावार या हासिल करने की सलाहियत है वो घटती चली जाती है। तो जनरली ये समझा जाता है कि फार्म का साइज़ 9-10 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। अब चूँकि ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इस मसले को ये मसला उनको दरपेश है, फार्म का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है और जो नस्ल आगे बढ़ती चली जा रही है, फार्म्स तकसीम होते जा रहे हैं, ज़मीन तकसीम होती चली जा रही है। सो देखिए, सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हमारे काश्तकार इकट्ठे आएं और ख़ुद वॉलंटरली अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करके कोऑपरेटिव बना लें। किसी गांव में अगर 10, 15, 20 फार्मर मौजूद हैं और हर एक के पास एवरेज 5 एकड़ ज़मीन है,
अगर वो कोऑपरेटिव बनाते हैं तो ये कोई 80-100 एकड़ की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाएगा। अब उनको हर एक को अलग-अलग ट्रैक्टर खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो ट्रैक्टर चंद होंगे। इसी तरह हर एक को अपने 2-2.5-3 एकड़ के लिए ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हार्वेस्टिंग और उस तरह बाकी मशीनरी का पूल है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जब उन्होंने इनपुट्स खरीदनी होंगी, इसी तरह जब आप उन्होंने प्रोड्यूस बेचनी होगी। सो देखें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो तो है कि फार्म कोऑपरेटिव बने। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि फार्म कोऑपरेटिव नहीं बनते तो काश्तकार को क्या करना चाहिए। तो जो स्मॉल होल्डर फार्मर है, मेरी राय में उसको ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए। अगर वो अपनी स्किल डेवलप कर ले तो वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन जितनी हद तक पॉसिबल हो उसको सब्जियों की काश्त में आना चाहिए, बजाय इसके कि वो गंदम और चावल और इस किस्म की ट्रेडिशनल क्रॉप्स को लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अब इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर इन पर्टिकुलर ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स आप? देखिए, बहुत अरसे से ये चीज़ जो पाकिस्तान में तकरीबन 100 साल पहले शुरू हुई कि जो हमारी मंडियों का कानून है वो अब तकरीबन 100 साल पुराना हो चुका है। सो प्री पार्टीशन का ये कानून है जिसमें ये था कि आपने जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एक ख़ास डेजिग्नेटेड प्लेस जिसका नाम मंडी रखा गया था, वहीं पर आप उसको बेच सकते थे। अच्छा, अब जो नया मॉडल जो स्टार्टअप्स जिनकी आप बात कर रहे हैं और जो आप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, कानून अब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आइडियली तो ये होगी कि ये कंपनियां और ये स्टार्टअप्स जो हैं ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करना शुरू करें क्लस्टर की सूरत में। सो एक क्लस्टर है, उसमें 10, 15, 20, 50 फार्मर्स हैं। आप उनके पास जाते हैं, आप उनको जाके कहते हैं कि मैं आपकी प्रोड्यूस का ना सिर्फ बायर हूँ बल्कि मैं आपकी जो आपके जो सवालात होंगे और जो आपको टेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमी के बारे में आपके सवालात होंगे और जो आपको हेल्प इनपुट्स के बारे में या हो सकता है इनपुट की फाइनेंसिंग के बारे में चाहिए, मैं इसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। सो दुनिया में, अफ्रीका में और हिंदुस्तान में और बाकी इलाकों में जहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं या मीडियम साइज़ की लैंड होल्डिंग्स हैं, उसमें इस वक्त जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको तो लीड ही स्टार्टअप्स और ये कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल जो कि मेरे प्रोग्राम के आखिर के लिए रखा हुआ था, लेकिन अहम सवाल है और मैं चाहता था कि आपसे पूछूं तो डिटेल में उसका जवाब भी आपसे, कि जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, क्या इनसे ये जो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, वाटर स्कैर्सिटी हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ हो गया, मतलब जो कि बड़े प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, क्या मॉडर्न फार्मिंग से ये हल होते हैं? बिल्कुल 100%। फरहान, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, मैं जैसे शुरू में भी आपकी जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो मैं बता रहा था कि शायद मॉडर्न एग्रीकल्चर का मशीनरी और टेक्नोलॉजी से इतना ताल्लुक़ नहीं है जितना उसका ताल्लुक़ माइंडसेट से। देखिए, आप जब अपनी ज़मीन पे काश्तकारी करते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन करें कि जी मैं 50 किलो की बोरी क्यों डाल रहा हूँ, ये 40 किलो की क्यों नहीं है, ये 60 की क्यों नहीं है, मैं अगर इरिगेट किसी फसल को 10 दफ़ा करता हूँ तो मैं 8 दफ़ा करूँ तो क्या होता है, तो 12 दफ़ा के। मेरा ये ख्याल है कि हर स्टेप के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट की, और वो इम्प्रूवमेंट आएगी जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ अपने फार्म के ऊपर तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे। और इसके लिए आपको कोई साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ही आपको पीएचडी करने की ज़रूरत। लकीली इस वक्त सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आपने सिर्फ राइट रिसोर्सेज तक पहुंचना होता है और फिर आपने उनकी हदायत और उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक अमल करना होता है। सो मेरे नज़दीक इस वक्त प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पहले तो आप सोचें, एक ज़माने में सही बात काश्तकार तक पहुंचना ही बहुत बड़ा मसला था, इसीलिए आप देखें कि पूरे के पूरी दुनिया में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बनाए गए जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो हज़ारों की तादाद में वर्कर जो हैं वो काश्तकारों तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि जी आपने ये गलतियां नहीं करनी और ये काम आपके ठीक करने हैं। अब तो उसके लिए लोगों के पास माशाल्लाह, अब इस वक्त की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% के पास तो स्मार्टफोन है, तो उसमें वो देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन के लिए भी। आई थिंक
क्या करें कि पाकिस्तान को हम एक पावर हाउस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग बना सकें, कंसिडरिंग एक ऐसा मुल्क है जहाँ स्मॉल लैंड होल्डिंग है, अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस चैलेंज रहा है, लेकिन स्टोलिंग ग्रेजुअली एक प्रोसेस है, इवॉल्व होता है। लेकिन ऐसा क्या करें, टॉप 3 एक्शंस आपके नज़दीक कि वी कैन से कि यार अगले 10-15-20 सालों में हम वी कैन बी अ पावर हाउस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। देखिए, पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने हमेशा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी होती, बल्कि आपने मार्केट की डिमांड को सामने रख के चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है। और उसके अंदर जो हमारे आम तौर पर फार्मर गलती करता है वो ये है कि वो पिछले साल का रिज़ल्ट देखता है कि पिछले साल में किस आदमी को ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, और उसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा वो क्रॉप जो है लगा लेते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि यार जब बहुत सारा लोग एक ही काम को करना शुरू कर देते हैं तो उसमें गलत पैदा हो जाता है। दूसरा, इस स्ट्रेटजी का नुकसान ये होता है कि आम तौर पर आप कभी 1 साल 2 साल एक क्रॉप लगाते हैं, फिर दूसरे तीसरे चौथे साल जाके अब एक दूसरी क्रॉप लगाते हैं। सो आई थिंक कि स्पेशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक काम आप बार बार करते हैं, आपका एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाता है, तो उसका फ़ायदा आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे रहेंगे, हम अपने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ मूव करना है, और वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मुराद मेरी ये है कि फल हैं, सब्जियां हैं, और इनका जो इस्तेमाल है, इनकी जो प्रोडक्शन है, वो मेरे ख्याल में ट्रांसफॉर्म कर सकती है एग्रीकल्चर। दूसरा, हमारी जो मार्जिनल लैंड्स हैं, मुझे ये लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है एनर्जी क्रॉप्स को लगाने का। अभी हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं किया, लेकिन ट्रेडिशनली जो मार्जिनल लैंड्स होती हैं जहाँ पे पानी बहुत अच्छा नहीं होता, ज़मीन जो है उसमें नीचे खारा पानी होता है, वहाँ पर ये एनर्जी क्रॉप्स जो हैं ये हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बेसिकली एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, और हमने कभी भी एग्रीकल्चर को हमने यही समझा है कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ फूड के लिए है। लेकिन एग्रीकल्चर के पास आपके लिए कॉटन जैसा सोल्यूशन भी है जिससे आप कपड़े बनाते हैं, और आपके पास एनर्जी के हवाले से भी सोल्यूशन है। आखिरी बात जो मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना। देखें, हमारे मुल्क को भी एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, और हमारी जो बेनिफिट है, तो हमें ये देखना है मेरे नज़दीक कि हमारे जो इर्द गिर्द की बड़ी मंडियाँ हैं, मसलन चाइना बहुत बड़ी मंडी है, देखें उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। जिन क्रॉप्स को चाइना बाकी दुनिया से ख़रीदता है, अगर हम उसके अंदर कंपेटिटिव हैं, हम लो कॉस्ट पे बना सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मंडी बन जाएगा। बिल्कुल। सो मेरा ये ख्याल है कि इस एक्सपोर्ट जिस बिज़नेस में आप, जैसे चावल में, आखिर इतने अरसे से बाकियों के मुकाबले में जनरली चावल क्यों बेहतर रहा है? चावल इसलिए बेहतर रहा है कि आज भी 60% के करीब चावल जो है वो तो एक्सपोर्ट होता है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन का डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है। सो जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट्स पे जाएंगे उतना है। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि अगर आप इन 3 फैक्टर्स के ऊपर फोकस करें, यानी कि पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करना है फार्मर्स ने। दूसरे नंबर पे ये कि आपने हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है, और ट्रेडिशनल क्रॉप्स को थोड़ा सा कम उन पे एम्फसाइज होना चाहिए। तीसरा ये कि दुनिया की डिमांड देखें, दुनिया क्या चाहती है, जो एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर आप फोकस करें। जब आप उन वैल्यू चेन्स में ज़्यादा काम करेंगे, आप देखेंगे कि फार्म की प्रोडक्टिविटी बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ उमर भाई से। आई थिंक ऑल आंसर्स वर वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ अपने नाज़रीन के लिए, तो जो बातें की अहमद उमैर साहब ने ऑन ट्रेडिशन टू मॉडर्न फार्मिंग, उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि जी मॉडर्न फार्मिंग वो है जो कि साइंस बैक्ड है, जो साइंटिफिक, जिसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। दूसरी चीज़ ये कि डिजिटल और डेटा का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हमारे फार्मर्स हैं, they should use the digital and data and latest technology for farming, ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तीसरी चीज़ वो ये कि जी एग्री कोऑपरेटिव्स को बनाना चाहिए। अगर वो दुनिया में दूसरे ममालिक में अगर कामयाब हैं, तो हमारे यहाँ क्यों कामयाब नहीं हो सकते। बड़ी क्लियर एग्जांपल भी हमारे सामने आई उनकी गुफ्तगू में।
एंड अनदर थिंग इज़ कि ये सारी जो चीज़ है, ये सारी बात है माइंडसेट की। अगर आपने ट्रांजिशन करनी ट्रेडिशन टू मॉडर्न फार्मिंग, सो माइंडसेट शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे बनाए एक पावर हाउस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग पाकिस्तान को। तो उसमें कुछ बातें थी कि जी स्किल सेट के ऊपर काम होना चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर काम होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देखा जाए कि दुनिया क्या चाहती है, दुनिया किधर जा रही है, और हम उसी हिसाब से अपनी ज़रात को उसके हिसाब से अडॉप्ट करें। इसी के साथ ही आपसे चाह चाहूँगा, बहुत शुक्रिया अहमद उमैर साहब आपके आने का, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई आपके साथ। अगले एपिसोड तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान, अपने होस्ट फरहान उल हक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।